एस राजामौली इंडिया के सबसे बड़े डायरेक्टर हैं। इंडिया को सिनेमा का ऑस्कर दिलाने वाले पहले डायरेक्टर। RRR 12 फिल्में, 12 हिट, 25 साल के फिल्म करियर में 0 फ्लॉप्स। बॉक्स ऑफिस पर जिनकी फिल्में 4000 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी हैं, जो हमारी हिस्ट्री पर, माइथोलॉजी पर फिल्में तो बनाते हैं और फिर ये कहते हैं। But if you ask me, like, do you believe in God? I will say I don't know. But I certainly don't believe the way the God is portrayed today. एंड प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि इन्होंने बोला क्या, प्रॉब्लम ये है कि शायद इंडिया का सबसे बड़ा फिल्म मेकर फिल्में बनाना जानता ही नहीं है। उनकी मूवीज को क्रिटिक्स चीप और लाउड बुलाते हैं, कहते हैं कि उनका ये 100% का ट्रैक रिकॉर्ड कोई जीनियस नहीं है, फ्रॉड है। राजामौली तो बस लकी हैं। उनकी हर एक फिल्म सिर्फ एक फॉर्मूले पर बेस्ड है। वो महाभारत से चुराते हैं, हॉलीवुड से चोरी करते हैं, यहां तक कि बाली जाकर वहां की मूर्तियों से चुराते हैं। उनकी फिल्म RRR को ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट की जर्नल, जो वेस्टर्न दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस फिल्म मैगजीन है, फ्लोटेड और नेशनलिस्टिक बुलाती है। एंड ये कोई रैंडम यूट्यूब कमेंट्स नहीं है, ये सीरियस फिल्म क्रिटिक्स हैं जो राजामौली की कहानियों को चुराया हुआ बताते हैं। हिंदू माइथोलॉजी से, हॉलीवुड से, और अप्रैल 2027 में जब इनकी फिल्म वाराणसी रिलीज होगी, जिसका बजट 1300 करोड़ रुपए है, इंडिया के इतिहास की सबसे महंगी फिल्म, तो तब SS राजामौली के पास फेलियर का कोई चांस नहीं है। एंड राजामौली के बारे में यही तो कुछ सवाल हैं जिनका जवाब हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कैसे उनकी 12 फिल्मों में एक भी फेलियर नहीं हुआ, क्यों उनकी ही फिल्मों के लिए लोग एडवांस में 100-200 करोड़ देने को लाइन में खड़े हैं बिना फिल्म का एक भी फ्रेम शॉट हुए, क्यों जेम्स कैमरॉन से लेके स्टीवन स्पीलबर्ग उनकी तारीफ करते नहीं थकते। पर उन्होंने अपनी कहानी बनाई। उनका बहुत ही मस्कुलर स्टाइल है, मगर मैं एक्टर की बॉडी या ताकत की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी कहानियों की बात कर रहा हूँ। But I saw it last week and it was just amazing. क्यों इंडिया के क्रिटिक्स उनकी फिल्मों को पसंद नहीं करते, कैसे वो 1300 करोड़ रुपए की एक फिल्म बना रहे हैं जो गलती से अगर फ्लॉप हो गई तो इंडियन सिनेमा का सबसे सक्सेसफुल करियर एक झटके में खत्म हो जाएगा। एंड सबसे जरूरी सवाल कि आखिर सच क्या है, क्या राजामौली इंडिया के ग्रेटेस्ट डायरेक्टर हैं या उनका करियर सच में सिर्फ फॉर्मूले और लक पर बना है। इस वीडियो में तुम्हें इन सब सवालों का जवाब तो मिलेगा ही, पर SS राजामौली को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने के लिए भी तुम मजबूर हो जाओगे। इसीलिए वीडियो को प्लीज लाइक करना, इस चैनल को हर हफ्ते ऐसे पॉप कल्चर डीप डाइव देखने के लिए सब्सक्राइब भी करना, और आओ जरा SS राजामौली के इस इम्पॉसिबल से दिखते हुए करियर ट्रैजेक्टरी के सच को समझने के लिए उसे ढंग से ब्रेक डाउन करते हैं। ये बात तो अब तक तुमको समझ आ गई होगी कि SS राजामौली ने अपने 25 साल के फिल्म करियर में 12 कमर्शियल हिट्स दी हैं, नॉट अ सिंगल फ्लॉप। एक भी मूवी ऐसी नहीं जहां प्रोड्यूसर का पैसा डूबा हो, एक भी मूवी ऐसी नहीं जिसको देखकर कोई भी बोल सके कि ये मूवी नहीं चली। बाहुबली, RRR तो सबको पता है, बट एक मूवी जिसका हीरो मक्खी बन जाता है वो भी फ्लॉप नहीं हुई। एक मूवी जहां एक बाइक रेसर अपने 400 साल पुराने जीवन में चला जाता है क्योंकि एक लड़की का हाथ उसने पकड़ा था, वो भी फ्लॉप नहीं हुई। मूवी जहां हीरो यमराज से लड़ता है, वो भी फ्लॉप नहीं हुई। ये कितना नामुमकिन है, उसके लिए तुम इंडिया के किसी और डायरेक्टर का करियर देखो। संजय लीला भंसाली, जिन्हें काफी लोग इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस फिल्म मेकर मानते हैं, देवदास, पद्मावत, बाजीराव मस्तानी, पर उसी इंसान ने सावरिया भी बनाई है। इतनी बड़ी फ्लॉप कि उन्हें सालों लग गए उस डिजास्टर से रिकवर करने के लिए। गुजारिश एक और कमर्शियल फेलियर बनाई है। इम्तियाज अली की तो थिएट्रिकल हिट ही नहीं आई है तमाशा के बाद से। अनुराग कश्यप, इंडिया के मोस्ट सेलिब्रेटेड इंडी फिल्म मेकर, गैंग्स ऑफ वासेपुर बनाने वाले, उनकी फिल्में तो बॉक्स ऑफिस पर कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पाती हैं। करण जौहर तक खुद उन्होंने प्रोड्यूस और डायरेक्ट करी है बड़ी से बड़ी फ्लॉप मूवीज। ब्रह्मास्त्र जो फाइनेंशियली अंडर परफॉर्म करती है, बॉम्बे वेलवेट, कलंक, एंड यही नॉर्मल है। 10 फिल्में बनाओ, 3-4 हिट होंगी, बाकी या तो ब्रेक इवन, फ्लॉप, या उनसे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। एंड एक डायरेक्टर का करियर चलता है क्योंकि वो हिट जब आती है तो बाकी के कॉस्ट को रिकवर कर देती है। इसी मैथ पर इंडिया की फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री लगभग 100 साल से चल रही है और SS राजामौली ने इस मैथ का मजाक बना दिया। एंड ये ग्राफ देखकर तुम्हें समझ आएगा कि ऐसा क्यों है। उनकी हर एक फिल्म के बजट को और उसके बिजनेस को हमने इस ग्राफ पे लगाया। राइट फ्रॉम 2001 उनके करियर की पहली फिल्म स्टूडेंट नंबर 1, जिसका बजट सिर्फ 2 करोड़ था और कमाए 20 करोड़। फन फैक्ट, इस मूवी का लीड वाज द 16-year-old जूनियर NTR, जो आगे जाके RRR तक में राजामौली के साथ होंगे। बट एट दिस पॉइंट आंध्र प्रदेश के बाहर इनको कोई नहीं जानता था। एंड नाउ वॉच द लाइन, नोटिस कि वो लाइन क्या करती है। ये ग्राफ कहीं डिप नहीं हो रहा है, कहीं रुक नहीं रहा है, ये हर एक फिल्म के साथ बढ़ रहा है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी
और बजट में। 2009 में मागाधीरा के साथ पहली बार राजामौली 40 करोड़ के बजट वाली फिल्म बनाते हैं। पहली बार उनकी फिल्म 150 करोड़ कमाती है और फिर 2015 में 180 करोड़ के बजट के साथ बाहुबली 1 बनती है, 650 करोड़ कमाती है। एंड इस मूवी से राजामौली ने सिर्फ अपने आप को तेलुगु रीजन से बाहर नहीं निकाला था, उनकी ये अचीवमेंट उन सारे स्केल्स पर आई थी जिसको बॉलीवुड भी चाहकर मैच नहीं कर सकता था। 2017 में बाहुबली 2 250 करोड़ का बजट, 1810 करोड़ का कलेक्शन, हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म एवर इन इंडिया, बजट से 7 गुना ज्यादा। 2022 में आरआरआर 550 करोड़ का बजट, 1230 करोड़ वर्ल्ड वाइड, एक ऑस्कर। इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री उनके साथ चलना चाहती है। प्रोड्यूसर्स एडवांस देते हैं, लोग उनकी फिल्मों में इंटरेस्टेड होते हैं, बड़े बड़े लेवल्स पर एडवांस बुकिंग करते हैं कि हैदराबाद का ये डायरेक्टर बॉलीवुड के किसी सपोर्ट के बिना भी हार ही नहीं सकता। इसीलिए ये 1300 करोड़ का बेट जो उनकी अगली पिक्चर पर लगा है, एक बेट कम और प्रेडिक्शन ज्यादा लगता है। एंड इंटरेस्टिंगली प्रेडिक्ट तुम वही कर सकते हो जहां एक पैटर्न एग्जिस्ट करता है। एंड राजामौली के केस में वो सिर्फ एक पैटर्न नहीं है, यहाँ कुछ अलग चल रहा है जिसको वो बार बार रिपीट कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत होती है राजामौली के अगेंस्ट सबसे सीरियस एलिगेशन, जो इतना सीरियस है कि अगर बिना प्रूफ के बोला जाए तो उनके फैंस बगावत कर देंगे। बट वो एलिगेशन जो शायद सच भी है कि राजामौली एक फिल्म मेकर नहीं है, राजामौली तो एक चोर है। एंड आओ तुम्हें समझाते हैं कि इस बात में कितना सच है। राजामौली के ऊपर एक इल्जाम है सिंपल सा कि वो कहानियां बनाते नहीं हैं, वो उनको चुराते हैं। एंड सबसे मजे की बात तो ये है कि वो इस चीज को छुपाते नहीं है, खुलकर बताते हैं। जैसे 2022 के इस इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि उनका सिनेमा आता कहां से है, तो उसका जवाब राजामौली ने कुछ ऐसे दिया कि वो किसी फिल्म स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, उनका सेंस ऑफ ड्रामा तो कॉमिक्स से आता है, सेंस ऑफ इमेजरी बड़ी हॉलीवुड फिल्मों से आता है, और उनके कैरेक्टर्स की स्ट्रेंथ, उनका ड्रामेटिक और लार्जर देन लाइफ होना महाभारत और रामायण से आता है। तुम्हें ये कैजुअल लगा होगा, बट इस छोटे से जवाब में 3 बड़े कन्फेशन है। सबसे पहला, महाभारत जो तुमने देखा बाहुबली के कंस्ट्रक्शन, 2 भाई जो अपने किंगडम के लिए लड़ रहे हैं, एक पिता जो खुद राजा नहीं बन सकता, एक माँ जो कठिन चॉइसेस लेती है, कटप्पा जिसको बाहुबली को मारना पड़ा, एक योद्धा जो अपने जन्म से अधिकार लेने आया है, ये बाहुबली नहीं है, ये तो महाभारत है। राजामौली ने उसी कहानी को उठाया, थोड़ा रीअरेंज करा, स्क्रीन पर उतारा और 2 फिल्मों से 2500 करोड़ कमा लिए। आरआरआर में भी सेम कहानी है, भीम एक ट्राइब का लीडर, राजू एक असली फ्रीडम फाइटर, 2 रियल इंसान जो असलियत में कभी मिले नहीं, बट राजामौली ने उन्हें स्क्रीन पर उतारा और वही सवाल, क्या होता अगर ये दोस्त होते, और 1230 करोड़ कमा लिए। एंड राजामौली के दिमाग में अगर तुम्हें घुसना है तो ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी, बस ये लिस्ट देखो। ये है एसएस राजामौली की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट। थोड़ी इंटरेस्टिंग है ना, कुंग फू पांडा, अलादीन, लायन किंग, फॉरेस्ट गंप। ये लिस्ट देखकर कोई बोलेगा नहीं कि ये एक फिल्म मेकर, फिल्म ऑट्योर की लिस्ट है। इस लिस्ट को देखकर लोगों ने इसे मजाक बोला कि राजामौली तो एंटी इंटेलेक्चुअल है, बट पॉइंट वो था ही नहीं। राजामौली तो साफ बता रही थी कि उनका सिनेमा आता कहां से है। इसीलिए जब तुम बाहुबली की बुल फाइट ग्लैडिएटर के कोलोजियम सीन्स के साथ देखोगे, या बाहुबली की वाटरफॉल वाला सीन अपोकलिप्टो के साथ देखोगे, तो समझ आएगा कि राजामौली को छुपा ही नहीं रहे। उन्होंने तो उस लिस्ट में, उस कन्फेशन में साफ बताया था, बस लोगों ने ध्यान नहीं दिया। एंड फिर आता है इसका सबसे ऑब्वियस प्रूफ राजामौली के मुंह से खुद। बाली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ये स्टैचू है जो डिपिक्ट कर रहा है महाभारत की एक लड़ाई कर्ण और घटोत्कच के बीच। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री मॉडर्न मास्टर्स में राजामौली ने खुद बोला कि जब उन्होंने वो स्टैचू देखा तो उन्होंने तभी डिसाइड कर लिया था कि ये सीन वो अपनी फिल्म में डालेंगे, और उन्होंने डाला। मुझे मेरी फिल्म में ये सीन डालना ही है, मुझे किसी सीन को इस मोड़ तक लेकर आना होगा। तो चोरी तो राजामौली ने करी है, सबके सामने करी है, बट शायद वैसे नहीं जैसे फिल्म जगत के एलिट्स उनको बदनाम करते हैं, क्योंकि चोरी तो क्विंटन टैरेंटिनो भी करते हैं। जब वो बोलते हैं कि रिजर्वायर डॉग्स तो मॉडल्ड है हांगकांग सिनेमा और सर्गियो लियोन पर, कुरोसावा ने तो थ्रोन ऑफ ब्लड मैकबेथ से उठाई है, द गॉडफादर तो नॉवल से बनी है जो नॉवल खुद ना जाने कितनी मॉब स्टोरीज पर बेस्ड है, क्रिस्टोफर नोलन तक हाइस्ट फिल्म्स, नोआर फिल्म से चीजें उठाते हैं। एंड दैट इज द पॉइंट कि द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर्स इन द वर्ल्ड कुछ नया बनाते ही नहीं है, वो तो क्यूरेट करते हैं, क्योंकि ओरिजिनलिटी कोई स्किल नहीं है। असली स्किल तो ये जानना है कि क्या चुराना है, क्यों चुराना है, और उसको बनाना कैसे है कि चोरी किसी को पता ना चले। और शायद ये ही राजामौली का फॉर्मूला है। चुराओ तो ऐसी कहानियों से जो इतनी आइकॉनिक है कि उनकी स्ट्रेंथ को तुम्हें खुद टेस्ट ना करना पड़े। राजामौली किसी वीक मटेरियल पर रिस्क लेते ही नहीं है, क्योंकि वो रिस्क वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इसीलिए जब वो महाभारत में कर्ण और अर्जुन की दोस्ती को भीम और राजू की दोस्ती बना देते हैं, तो वो सिर्फ एक इंडियन फिल्म नहीं रहती, वो ब्रदरहुड पर फिल्म बन जाती है। इट जस्ट हैपेंस टू हैव इंडियन पीपल। तभी तो जापान के लोग जिनको तेलुगु आती भी नहीं है, वो उस इंडियन फिल्म को देखने के बाद इमोशनल होकर थिएटर से निकले। जापान जहां मूवीज 2 हफ्ते नहीं चलती, आरआरआर 500 दिन तक चली थी। तो अगर सवाल ये है कि क्या राजामौली चोर है, तो उसका जवाब हाँ है। पर जिस तरह वो चोरी करते हैं, प्रॉब्लम ये है
कि वो उनकी सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है कि उस ह्यूमन स्टोरी को उठाकर उसके साथ आगे क्या करना है। एंड यही हमारा राजामौली को समझने का अगला सवाल कि राजामौली सिर्फ एक फिल्म मेकर डायरेक्टर नहीं है, वो तो एक मशीन है। एंड जब तुम समझोगे कि ये मशीन काम कैसे करती है, तब तुम्हें इस सवाल का भी जवाब मिल जाएगा कि इंडियन सिनेमा में तो छोड़ो, पूरी दुनिया में उन्हें कोई कभी कॉपी क्यों नहीं कर सकता। एस राजामौली द मशीन को समझने के लिए हमें जाना होगा हैदराबाद से मद्रास। अर्ली 1980s में ये था एस राजामौली का परिवार। फैमिली के पेट्रियार्क वी विजेंद्र प्रसाद और उनके भाई एस दत्ता। सही मायनों में ये दोनों आदमी बड़े सपने देखते हैं, वो फिल्में बनाना चाहते हैं। उस ड्रीम को परस्यू करने के लिए इन दोनों ने अपनी फैमिली की लगभग हर एक चीज बेच दी। वीडियो की रिसर्च करते हुए पता चला कि एक समय राजामौली के परिवार के पास 360 एकड़ जमीन थी कोवूर आंध्र प्रदेश में। बट जब तक राजामौली खुद 10 साल के हुए तब तक ये सारी वेल्थ जा चुकी थी। उनके पिता पैसे उधार लेते थे ताकि ये लोग खाना खा सकें। चाचा घोस्ट राइटिंग असाइनमेंट कर रहे थे ताकि अगले महीने का किराया आ सके। एंड यहीं से उस मशीन की शुरुआत होती है जो अगले आने वाले ना जाने कितने सालों तक सिर्फ एक रूल पर चलेगी कि अगर तुमने आधा कमिट किया तो सब चला जाएगा। और जीतने का सिर्फ एक तरीका है कि कुछ ऐसा बनाओ जिसको कोई इग्नोर ना कर सके। एंड इसीलिए लगभग 40 साल बाद उसी परिवार में जब अब 15-20 लोग हो चुके हैं, हर संडे शाम को किसी अपने के घर में बैठकर पत्ते खेलते हैं, जोक सुनाते हैं, साथ खाना खाते हैं। एंड एस राजामौली की हर एक फिल्म में हर एक क्रिएटिव रोल, हर एक जिम्मेदारी सिर्फ उनके परिवार के लोग निभाते हैं। वी विजेंद्र प्रसाद हर एस राजामौली फिल्म के स्क्रीन राइटर हैं। 2022 में एक एमपी है जिनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है। MM कीरवानी राजामौली की हर एक फिल्म का साउंड ट्रैक बनाते हैं। रामा राजामौली एस राजामौली की वाइफ हर एक कॉस्ट्यूम बनाती है। उनका बेटा SS कार्तिकेय हर मूवी प्रोड्यूस करता है। कजन SS काची स्क्रिप्ट सुधारते हैं। उनकी वाइफ MM श्रीलेखा खुद एक कंपोजर है। ये स्ट्रक्चर इतना यूनिक है कि दुनिया का कोई स्टूडियो चाहकर भी इसे कॉपी नहीं कर सकता। एंड द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग इज कि फिल्म बनाने के काम के मामले में ये इंडियन परिवार किसी इंडियन फैमिली जैसा नहीं है। राजामौली ने एक इंटरव्यू में बताया अपने और अपने पिता की क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में कि वैसे तो हम सिंक में होते हैं, बट जब डिसएग्रीमेंट होता है तो उनको मेरी बात माननी पड़ती है क्योंकि डायरेक्टर फिल्म का मैं हूं। बजरंगी भाईजान जैसे फिल्म लिखने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने खुद के पिता को राजामौली सुपरसीड कर देते हैं क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर वो हैं। एंड ये क्यों और कैसे हुआ उसके लिए एक बार फिर पीछे जाना पड़ेगा 1996 जब 23 साल के राजामौली अपने पिता की पहली डायरेक्टेड फिल्म अर्धांगी में एक एसोसिएट डायरेक्टर थे। वो फिल्म जो उनके पिता ने 15 साल स्क्रीन पे लिखने के बाद, हिट फिल्में लिखने के बाद प्रोड्यूस करी थी, अपनी सारी कमाई लगा दी थी, और वो फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो। इस परिवार ने 20 सालों में 2 बार सिनेमा पर बेट लगाया और दोनों बार हार गए। पर इस हार के बाद उनके घर में कुछ शिफ्ट हुआ। शायद एक अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया क्योंकि उस फ्लॉप के बाद विजेंद्र प्रसाद ने कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं करी। वो वापस स्क्रीन राइटिंग पर चले गए, जिस चीज में वो अच्छे थे। एंड शायद परिवार को भी ये समझ आ गया था कि उन्हें आगे ले जाने की जिम्मेदारी अब किसी और को उठानी पड़ेगी, जिसके लिए उन्हें 5 साल इंतजार करना पड़ा। जब 2001 में के राघवेंद्र राव राजामौली को उनकी पहली डायरेक्टोरियल मूवी देते हैं। स्क्रीन प्ले राघवेंद्र राव का खुद का था और ये फिल्म थी स्टूडेंट नंबर 1, जिसने 2 करोड़ के बजट पर 20 करोड़ कमाए। इसीलिए जब 20 साल बाद राजामौली कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि डायरेक्टर मैं हूं, मेरी बात मानी जाएगी, तो उस बात में कुछ वैल्यू है क्योंकि यहीं पर इस मूवी के साथ उस मशीन की असली पावर शुरू हुई थी। क्योंकि राजामौली जो फिल्म के सेट पर करते हैं वो इंडियन सिनेमा में किसी की हिम्मत नहीं होती करने की। जैसे बाहुबली के लिए राजामौली ने 2000 लोगों को अक्रॉस 3 फिल्म सेट्स एक साथ 3.5 साल तक काम दिया। 10,000 इंडिविजुअल स्वॉर्ड्स, हेलमेट्स, आर्मर बने, स्टेज प्रॉप्स नहीं, कार्बन फाइबर से। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे जो वेपन हो वो इतने हल्के हो कि एक्टर्स को चोट ना लगे, बट इतने असली की कैमरा पर फर्क ना पता चले। बाहुबली में भल्लाल देव का स्टैचू असली में बना था 100 फीट का था। बाहुबली के प्रोडक्शन की जो जिम्मेदारी उठा रहे थे उनका नाम है साबू साइरल। 4 बार नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं। 5 साल तक ये सब करने के लिए वो और उनकी टीम सुबह 3:30 उठती थी और 11:30 सोती थी। एंड RRR के साथ ही ऑब्सेशन और बड़ा हो गया। फिल्म का शूट 320 दिन तक चला। ज्यादातर इंडियन फिल्में 60 से 90 दिन में बन जाती हैं। ऑस्कर जीतने वाले गाने नाटो नाटो के लिए 120 डिस्टिंक्ट डांस मूव्स कमीशन की गई थी। कंपोज्ड, रिहर्स्ड, टेस्टेड और 120 में से सिर्फ 3 बची। कोरियोग्राफर के असिस्टेंट का पैर टूट गया। एक्टर्स को रोज पूरे दिन शूटिंग करने के बाद शाम को 7 से 9 सिर्फ इस गाने की प्रैक्टिस करनी होती थी। पूरा गाना यूक्रेन के एक पैलेस में फिल्म तक हुआ था। कोरियोग्राफर को राजामौली ने सिर्फ एक ब्रीफ दिया कि NTR एक टाइगर है, रामचरण एक चीता। एंड ये एग्जाम्पल तो फिर भी थोड़े नॉर्मल लगेंगे क्योंकि उनका सबसे इंसेन ऑब्सेशन तो इससे एक छोटी फिल्म में दिखा था। 2012 की ईगा में 6 महीने हो चुके हैं फिल्म को बनते हुए जब राजामौली
की वीएफएक्स टीम उनको फिल्म की मक्खी का पहला वर्जन दिखाते हैं, जो उनको थोड़ा जर्की लगा, डिजाइन अनकन्विंसिंग लगा। किसी वक्त पैनिक हुए थे क्योंकि इस पे भी बजट बढ़ रहा था, मक्खी ठीक से उड़ नहीं रही थी और आप उसे सही दिखाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे। मेरे ख्याल से मैंने स्टूडियो को पैनिक अटैक दिया था विजुअल इफेक्ट स्टूडियो के लिए, मुझे कोई डर नहीं था। तब तक 10 करोड़ लग चुके थे, आधी फिल्म शूट हो चुकी थी एंड राजामौली ने वीएफएक्स क्रू को दोबारा शुरू करने के लिए बोला। अपनी क्रू को ऑर्डर दिया कि असली मक्खी पकड़ो, उनको रेफ्रिजरेट करो ताकि वो थोड़े समय के लिए बेहोश हो जाए। उन्होंने मक्खियां पकड़कर उन्हें फ्रिज में रखा ताकि वो बेहोश हो और फिर हर एक फ्लाई को अल्ट्रा मैक्रो लेंस से फोटोग्राफ करा। हर एक पैर, विंग्स का वेन, जॉइंट, माइक्रो एक्सप्रेशन सब फोटोग्राफ करा और जब मक्खियां होश में आके उड़ गई तो और मक्खियां पकड़ी। हफ्तों तक फिल्म के एक एनिमेटेड कैरेक्टर के लिए जो एक मक्खी है एंड सिवाय राजामौली के और किसी भी डायरेक्टर के लिए एक 4 टाइम नेशनल अवार्ड विनर प्रोडक्शन डिजाइनर अपनी जिंदगी के 5 साल नहीं देता। प्रभास जैसा एक्टर पूरी तरह से मूवीज के लिए कमिट नहीं करता। इस ऑब्सेशन को कमर्शियल फिल्म मेकिंग बोलना गलत हो, इसे आर्ट सिनेमा बोला भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये राजामौली का बस पागलपन है जो हर मूवी के साथ एक स्केल पर बढ़ता जा रहा है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि एसएस राजामौली को कोई ना नहीं बोलता, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। कोई बोर्ड नहीं है, कोई आउटसाइडर प्रोड्यूसर नहीं है तो सिर्फ एक फैमिली जिनके पास खुद सिर्फ एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, राजामौली का परफेक्ट ट्रैक रिकॉर्ड। एंड ये कहानी अगर यहां तक सिर्फ एक रीजनल सिनेमा के फिल्म मेकर की होती तब भी अनप्रेसिडेंटेड होती, पर पिछले 10 सालों में जो हुआ है, उनकी अगली फिल्म इंडिया से बाहर निकलकर पूरी दुनिया तक पहुंची। और अब अगर राजामौली का ये पागलपन जो वाराणसी के नाम पर एक अलग स्केल ले चुका है, एक अलग दुनिया में उस परफेक्ट ट्रैक रिकॉर्ड को टेस्ट करने की तैयारी कर रहा है, अगर वो गिरा तो सिर्फ एक फिल्म नहीं गिरेगी, एक डायरेक्टर की रेपुटेशन नहीं गिरेगी, गिरेगा तो पूरा राजामौली परिवार। 1983 और 1996 के बाद शायद पहली बार। आई नो इस सेक्शन को मैं द ट्रैप बुला रहा हूं एंड उसके पीछे एक बड़ा कारण है, क्योंकि 80 सालों तक इंडिया के बाहर जब कोई इंडियन सिनेमा बोलता तो उसका मतलब हमेशा बॉलीवुड होता था। रंग बिरंगी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, मिथुन चक्रवर्ती, राज कपूर, शाहरुख खान, क्योंकि बॉलीवुड के अलावा इंडिया में बनता हुआ बाकी सब कुछ रीजनल सिनेमा था। तेलुगु सिनेमा, तमिल सिनेमा, मलयालम सिनेमा, बेसिकली थोड़े पोलाइट तरीके से रीजनल सिनेमा को सेकंड क्लास बुलाया जाता था। फिर बाहुबली 2015 में राजामौली की इस फिल्म, जिसको करण जौहर ने सपोर्ट किया था पैन इंडिया रिलीज के लिए, वो किया जो इंडियन सिनेमा में कभी नहीं। एक तेलुगु फिल्म पूरे देश के लिए एक इवेंट, मस्ट सी फिल्म बन गई। पहली बार किसी नॉन हिंदी फिल्म को हिंदी सिनेमा में इतना बड़ा रिलीज में 650 करोड़ का कलेक्शन। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, जो बाय द वे पहले फिल्म के बीच में होने वाला था, जब तक कीरामनी ने राजामौली को उसको क्लाइमैक्स में डालने को नहीं बोला, बिकेम द क्वेश्चन एवरीबॉडी वाज आस्किंग, जिसकी वजह से बाहुबली 2 1800 करोड़ कमाती है एंड देन एवरीथिंग चेंज। क्योंकि बिना बाहुबली के, बिना राजामौली के, ना KGF 1 and 2 जो कन्नड़ा फिल्म्स हैं वो होती, ना पुष्पा एंड पुष्पा 2 तेलुगु फिल्म्स 1000 करोड़ से ऊपर कमाती, ना सलार होती, ना कंतारा, ना कल्कि, नॉट इवन एनिमल जो है तो हिंदी बट बनी पैन इंडिया रिलीज मॉडल पर ही है। इवन बॉलीवुड आज राजामौली के पैन इंडिया मॉडल को रिक्रिएट करने की नाकाम कोशिश कर रहा है, maybe except जवान। War 2 is the latest in those failed attempts. All of this क्योंकि राजामौली ने प्रूव करा कि ये हो सकता है। सुकुमार पुष्पा 2 के डायरेक्टर ने तो स्टेज पर बोला है, मतलब राजामौली ने खुद जाकर एक और डायरेक्टर की फिल्म को पैन इंडिया रिलीज दिलाने में हेल्प करी, लिटरल फिजिकल एफर्ट किया है। एंड हम सबको ऑलरेडी पता है कि यही मॉडल RRR के साथ उन्होंने और बढ़ाई। पहली इंडियन फिल्म जो एक ग्लोबल लेवल पर यानी हॉलीवुड में इतनी अच्छी रेपुटेशन पा पाई। बट जो लोगों को नहीं पता, जो मेरी नजर में शायद उनकी क्रेडिबिलिटी का सबसे बड़ा प्रमाण है, वो ये कि हिडेयो कोजिमा, जापान के गेम डिजाइनर जिन्होंने मेटल गियर सॉलिड बनाया है, गेमिंग की दुनिया के सबसे रिस्पेक्टेड इंसान है, अपने गेम डेथ स्ट्रैंडिंग 2 में राजामौली को एक कैरेक्टर बनाते हैं। दिस इज नॉट जस्ट कि एक तेलुगु डायरेक्टर एक जापानीज गेम डिजाइनर के गेम में है। दिस इज एसएस राजामौली बीइंग ट्रीटेड लाइक अ पीयर, a creative figure being showcased in the world that Kojima was building. In fact, राजामौली के बेटे कार्तिकेय खुद इस गेम में है as राजामौली's character son, and ये उस दुनिया का स्कोप है जो राजामौली ने बनाई। एंड ये सब दांव पर है एक ही फिल्म से, जिसके अनफॉर्चुनेटली 4 बड़े रीजन भी है जिसके कारण ये सब तबाह हो सकता है। इसमें पहला है कंपटीशन, क्योंकि जो पैन इंडिया मॉडल राजामौली ने बनाया था वो अब उनका नहीं रहा। KGF चैप्टर 2 ग्लोबल कलेक्शन में RRR से आगे निकल गई थी जब तक RRR को रिलीज नहीं करा गया। ये सब एग्जिस्ट करता है जरूर क्योंकि राजामौली ने इसको इनेबल किया, बट उस स्पेस में जहां वो अकेले होते थे, अब कम से कम 3 डायरेक्टर्स हैं जो उसी स्केल पर ऑपरेट कर रहे हैं, और वो सब उम्र में उनसे 10 साल छोटे भी हैं। दूसरा
रीजन उनका जो फैमिली सर्कल है वो शायद थोड़ा टूट रहा है। वाराणसी के लिए राजामौली के करियर में पहली बार उनके साथ 19 साल से काम कर रहे सिनेमाटोग्राफर के सेंथिल कुमार को रिप्लेस करके कैमरा की जिम्मेदारी पीएस विनोद को दी गई। सेंथिल कुमार ने खुद बोला कि राजामौली को किसी और सिनेमाटोग्राफर के साथ काम करना था। ये डिटेल छोटी लगती है अंटिल यू रिमेंबर कि राजामौली का पूरा एम्पायर उनके फैमिली सर्कल से बना हुआ एंड सडनली उनकी सबसे महंगी फिल्म में वो सर्कल टूट रहा है एंड मे बी ये उस प्रेशर का पहला साइन भी है। तीसरा रीजन अनफॉर्चुनेटली राजामौली एंड उनकी ऑडियंस खुद है। जब 2025 में वाराणसी के टाइटल रिवील के लिए एक बहुत ग्रैंड इवेंट करा गया, 40,000 लोग ग्राउंड में थे, ग्लोबल लाइव स्ट्रीम हुआ, महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा, राजामौली खुद स्टेज पर थे, 132 फीट बड़ी स्क्रीन लगी थी, सब क्लासिक राजामौली मशीन का एग्जीक्यूशन। और फिर कुछ ग्लिच हुआ, ऑडियो फेल हुआ, विजुअल्स डिले हुए, लॉन्च 2 घंटे लेट हुआ और गुस्से में राजामौली ने स्टेज पर ये कहा, హనుమ వెనకాల ఉంటాడు గుండెకి నడిపిస్తాడు అని చెప్పారు. ఇలా అయిన వెంటనే కోపం వచ్చింది, ఇదేనా నడిపించేది అని. और कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर बॉयकॉट वाराणसी, शेम ऑन यू राजामौली ट्रेंड कर रहा था। उनके खिलाफ कंप्लेंट्स तक फाइल हुई। एक ही इवेंट में उनकी सबसे बड़ी फिल्म की अनाउंसमेंट पर उनकी रेप्यूटेशन पर एक बड़ा दाग लग गया, जिसका इंतजार अनफॉर्चुनेटली ना जाने कितने लोग कब से कर रहे हैं। एंड फिर शायद सबसे बड़ा रीजन वाराणसी पर लगा हुआ 1300 करोड़ का बेट। फिल्म का बजट 1300, 1400 या 1500 करोड़ वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि राजामौली की 12 में से पहली 8 फिल्मों का पूरा लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मिला दो तो भी वो अकेले वाराणसी के बजट से बहुत कम है। एंड यहां से तो मैथ्स थोड़ा और क्रेजी होता है, क्योंकि वाराणसी के सक्सेसफुल होने के लिए राजामौली को सिर्फ आरआरआर को बीट नहीं करना है, सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म करना है, सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबली। एंड यही तो रिस्क है कि पिक्चर चल गई तो राजामौली की लेगेसी को कोई कभी छू भी नहीं पाएगा। एंड अगर नहीं चली, एंड दैट डज नॉट मीन कि पिक्चर फ्लॉप हो गई, अगर पिक्चर अंडर परफॉर्म करती है, 1000 करोड़ कमाती है, तब भी राजामौली का बनाया हुआ ये मॉडल टूट जाए। जो इंडस्ट्री उनके चारों तरफ घूमती है उनसे दूर चली जाएगी। और वो आदमी जो 25 साल से अपने परिवार के सिनेमा के साथ हुए फेलियर की लेगेसी से दूर भाग रहा है, वो फिर से उसके बीचों बीच आकर खड़ा हो जाएगा। राजामौली की दुनिया का ट्रैप यही तो है, वो एक छोटी फिल्म नहीं बना सकते, वो रुक नहीं सकते, वो रेस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ एक डायरेक्शन में जा सकते हैं, और बड़ा और ग्रैंड और पैसा। एंड वो करना हर बार पिछली बार से कई गुना ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। इस वीडियो की शुरुआत हमने एक सिंपल सवाल से कि राजामौली कौन है, क्या है, जीनियस है, चोर है, फ्रॉड है या सिर्फ लकी है। एंड आई थिंक जवाब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वो इनमें से कुछ भी नहीं है। वो तो बस वो नहीं बन सकते जो उनके परिवार के साथ हो चुका है, क्योंकि फिल्मों की दुनिया में बुरा दिन सबका आता है, सब उससे आगे बढ़ जाता है। उन्होंने अपने परिवार के सिनेमा के साथ हुए फेलियर को अपने पूरे करियर का इंजन बना, उस मूवमेंट से अपना एम्पायर बना दिया। दैट इज व्हाट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू कॉपी एस राजामौली। फैमिली नहीं, ऑब्सेशन नहीं, फिल्म मेकिंग टेक्निक भी नहीं। द थिंग दैट नोबडी कैन कॉपी इज द वुंड दैट ही हैज। क्योंकि उसको यूज करके राजामौली ने अपने आप को इतना बड़ा बना लिया कि उनके सामने हर बार एक इम्पॉसिबल सी चॉइस है, जो मैं तुम्हें भी देता हूं कि अगर तुम्हें दिया जाए जेम्स कैमरन का रिस्पेक्ट, स्टीवन स्पीलबर्ग का प्रेज, 12 हिट्स, एक पूरे देश का प्यार, एक अनबीटेबल ट्रैक रिकॉर्ड, और उसके साथ एक प्रेशर कभी छोटी फिल्म ना बनाने का, कभी फेल ना होने का, इसका जवाब तुम मुझे कमेंट में दे सकते हो। क्योंकि अब वाराणसी के साथ क्या होगा उसका जवाब तो हमारे पास अभी नहीं है। जो हमारे पास है वो है द पॉसिबिलिटी ऑफ अ रियलिटी, जहां उनका एम्पायर टूट सकता है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ब्रेक हो सकता है, राजामौली फेल हो सकता है। बट इंडियन सिनेमा अब बॉलीवुड नहीं है। वो दरवाजा राजामौली ने हमेशा हमेशा के लिए खोल दिया, एंड शायद ये ही उनकी असली लेगेसी है। तो मुझे बताओ कमेंट्स में तुम क्या सोचते हो इस बारे में। वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, स्क्रीन पर आ रही वीडियो को चेकआउट करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।